सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स में। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है इंसिया दरीवाला जी, जो कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है, एक क्रिएटिव कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट है और विजुअल आर्ट्स और सिनेमा के मीडियम से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर जागरूकता फैला रही है। इंसिया हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन की फाउंडर है और इस फाउंडेशन ने पिछले कई सालों में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर विराम लगाने की भरपूर कोशिश की है। इनसे आपका नर्चर लाइफ टॉक्स की मंच पर स्वागत है। थैंक यू सहर। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर होकर एंड आपको मिलकर एक्चुअली वर्चुअली बहुत वक्त के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज की मैं बातों का सिलसिला एक माया एंजेलो की कलाम से शुरू करना चाहूंगी। इंसिया, क्या इजाजत है? श्योर, इरशाद। अंग्रेजी में है। इट्स इन द रीच ऑफ माई आर्म्स, द स्पैन ऑफ माई हिप्स, द स्ट्राइड ऑफ माई स्टेप, द कर्ल ऑफ माई लिप। आई एम अ वुमन, phenomenally phenomenal woman, that's me. वेरी नाइस। इनफैक्ट इस पर एक गाना भी बना है विटनी ह्यूस्टन का, जी जी बहुत जी फेमस जी गाना जी। है, आई एम एवरी बहुत वुमन। ज्यादा। आई एम एवरी यस। वुमन, एग्जैक्टली। तो पहला सवाल, अब हम कोशिश करते हैं कि अपने सवालों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि हमारा वक्त ये चुटकी बजाते ही निकल जाता है। सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास। श्योर श्योर। अ, तो हमारा पहला सवाल कुछ यूं है। इंसिया, कहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई? कैसा रहा बचपन का सफर? और आपकी नजर में इंसिया कौन है? ये 3 सवाल है, एक सवाल बिल्कुल। नहीं। एक के ना um, हमने 3 आपसे पूछ लिए। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी जस्टिस करने का। सो इंसिया का सफर शुरू हुआ है ट्रेन से। इंसिया पैदा हुई थी ट्रेन में एंड इंसिया जैसे ही पैदा हुई थी तो शी हैड मेड हेडलाइंस। और क्योंकि वो आई थिंक वेस्टर्न रेलवे के हिस्ट्री में फर्स्ट बेबी थी मैं जो पैदा हुई थी ट्रेन में। तो ऑब्वियसली बहुत ही शॉक में थे लोग, मेरी फैमिली वाले एंड एवरीबडी। बट मेरी मम्मी कहती है कि वो उसके लाइफ की सबसे इजी डिलीवरी थी मैं। तो दैट्स अ प्लेजर कि एटलीस्ट मैंने अपनी मम्मी का सफर इजी किया था। एंड उसके बाद बस पूरी जिंदगी एक सफर ही बन गई। मैं आई थिंक मेरे पैर में चक्री है क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, दिमाग में भी चक्री है क्योंकि सोचती बहुत हूँ। एंड इसी सोच को बचपन से ही आई थिंक मेरी आदत रही है। इमेजिनेशन काफी रहा है, देयर वाज सम सेंस ऑफ एक क्रिएटिविटी कूट कूट के है मेरे अंदर। तो स्टोरी बनाने की आदत बहुत थी और बचपन में वो स्टोरीज बनाते बनाते आई थिंक मैंने अपने आप को बहुत सारे सिचुएशन से बचाया भी है, मार खाने से भी बचाया है। सो आई वाज अ बॉर्न स्टोरी टेलर आई थिंक। एंड इंसिया कौन है ये अब तक मैं डिस्कवर कर रही हूँ। मैं काफी या आई मीन आई एम जस्ट अ गर्ल अंडर कंस्ट्रक्शन आई थिंक। और पूरी जिंदगी हम किसी भी मोड पर ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ आई नो हु आई एम, बिकॉज आई थिंक लाइफ रोज इवॉल्व कर रहा है, रोज बदल रहा है हमारे लिए। हमारी जो दुनिया है हमारे आसपास वो भी बदल रही है। सो दुनिया के साथ रोज बदलते जा रही है। एंड टुडे आई एम आई गेस एग्जैक्टली वेयर आई वाज मेंट टू बी एंड हियर टॉकिंग टू यू एक्चुअली। एब्सोल्युटली। मैं आपसे इसी पे, आपने बचपन का जिक्र छेड़ा कि बचपन में आप स्टोरी टेलर थी और काफी सारी कहानियां बुनती थी और आप बच भी जाती थी अपनी शैतानियों से, पिटाई से अपने माँ बाप की। तो इंसिया, बचपन में आपका क्या सपना था? क्या बनना चाहती थी? और आज आप जो है, क्या आप अपने सपने को साकार मानती हैं? सपने तो बहुत थे सहर, सपने इतने सारे थे ना। इट वाज लाइक मेरे लाइफ की शुरुआत जो हुई काफी मॉडेस्ट शुरुआत थी। हम लोग एक 100 स्क्वायर फीट के घर में मेरी लाइफ की शुरुआत हुई है। तो घर छोटा था लेकिन सपने बहुत बड़े थे और हमेशा बड़े थे। तो आई रिमेम्बर कि मैं ना हमेशा प्लेन के पीछे भागती थी। जब प्लेन आसमान में उड़ता था मैं उसके पीछे भागती थी और मैं हमेशा बोलती थी कि एक दिन मैं उस प्लेन में बैठने वाली हूँ। और कहाँ जाने वाली हूँ ये पता नहीं था, बट पता था कि मैं बैठने वाली हूँ। एंड 19 ईयर्स की उम्र में मैं प्लेन में बैठी
एंड मेरी लाइफ बदल गई उस एक जर्नी से जब मैं यूएस चली गई थी। तो आई वुड से सपने बदले हैं, यू नो, ओवर द इयर्स। बचपन के सपने कुछ और होते हैं, बहुत सारे सपने देखे थे, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है आज। आई थिंक मेरे बहुत सारे सपने जो भी मैंने सोचा है लाइफ ने दिया है मुझे, यू नो। सो एंड इट हैज आल्सो टॉट मी के इसीलिए सोच को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, बिकॉज हमको कभी कभी ये नहीं पता होता कि हम क्या सोचे और क्या मांगे जिंदगी से, राइट? और कभी कभी कुछ भी मांग लेते वो मिल भी जाता है, तो ये भी होता है बहुत बार। हमेशा मिल जाता है, इसलिए हमेशा वही होता है। यस, हमेशा हमारे सोच काफी पावरफुल होती है। दे से माइंड इज लाइक अ मैग्नेट, यू नो, वी अट्रैक्ट एवरीथिंग। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम टुडे। वाह। सो इंसिया, हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि कुछ यूं है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ इंसिया ने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। सीएसए भी एक पैंडेमिक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसका रूट कॉज क्या है? बहुत ही वास्ट है ये जो आपने अभी बोला है। सो विल टेक इट वन क्वेश्चन एट अ टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन के मेरी जो मुहिम छिड़ी है सीएसए के अगेंस्ट, तो ये इसलिए छिड़ी है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है, राइट? एंड बहुत, आई थिंक बहुत वक्त तक पता नहीं चला था कितना पर्सनल है, बट मैंने जब अपनी फर्स्ट फिल्म बनाई तब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे अंदर की बहुत ही ज्यादा, यू नो, बहुत ज्यादा एक नासूर जैसा है जो निकलना जरूरी है, जो शेयर करना जरूरी है मुझे। और शेयर इसलिए करना है नॉट बिकॉज मैं सिंपैथी चाहती हूँ या यू नो आई वांटेड पीपल टू नोटिस मी, बट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि हम सभी के अंदर एक कहानी है, यू नो, और वो कहानी कब्र में नहीं लेके जाना था मुझे। बिकॉज मैं मानती हूँ कि हम जब कहानी शेयर करते हैं अपनी, तो दुनिया भी हमारे साथ जुड़ जाती है, सामने वाला भी शेयर करने लगता है। और ये शेयरिंग ने ही एक्चुअली मेरे मुहिम को बड़ा बनाया है, क्योंकि द डे आई केम आउट विथ माई स्टोरी ऑफ माई अब्यूज, इट वॉज लाइक अमेजिंग, क्योंकि कितने सारे लोग, वेदर इट वॉज मेन वेदर विमेन, सभी आके मेरे साथ में जुड़ने लगे, अपनी कहानी शेयर करने लगे। एंड सडनली ना फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस यू नो इस इंसिडेंट को झेला है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज के सिर्फ एक फिल्म बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे ऑन द ग्राउंड बहुत कुछ करना है, यू नो, बिकॉज शायद मैं जब बच्ची थी तो शायद क्या, ऑब्वियसली जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमारे पास वो कंट्रोल्स नहीं होते हैं कि हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को यू नो संभाल सके या कंट्रोल कर सके। तो वी आर पावरलेस एज चिल्ड्रन, लेकिन एज अडल्ट हमारे पास वो पावर है। सो जो मुझे नहीं मिला, जो सेफ एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिला था, मैं चाहती हूँ कि वो हर बच्चे को मिले। एंड दैट्स व्हेन मेरी मुहिम यू नो स्टार्ट हुई है। तो इट्स बीन 5 years ऑफिशियली। द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन को अभी 2 दिन पहले 5 साल हुए हैं। एंड बट मैं ये काम आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर मैं करते आई हूँ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और मेरे हिसाब से शहर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज साइलेंट पैंडेमिक इसलिए है क्योंकि हम लोग साइलेंट है, यू नो, देयर इज एक कॉन्स्पिरेसी है साइलेंस की इस समाज में, एंड नॉट जस्ट इंडिया में, वर्ल्ड ओवर। कोई भी किसी भी कंट्री में आप जाइए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस, ये जो मुद्दे हैं ये खुल के हम लोग बात नहीं कर पाते इसके बारे में। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग को डर है कि हम जज किए जाएंगे। जैसे द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी स्टोरी बताई दुनिया के सामने, जब मैंने रखी थी, इट वॉज नॉट व्हेन आई मेड माई फिल्म। ये मैंने बताया 2015 में शायद, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे। देयर वाज दिस दूरदर्शन पर एक एपिसोड में स्त्री शक्ति करके एक सीरीज आ रही थी, और उसमें मेरी स्टोरी फीचर हुई थी। और तब मैंने अपनी कहानी दुनिया को बताई बेसिकली। सो जिस दिन मैंने बताया उस दिन पूरा दिन मैं घर में ही थी। आई वाज स्कैर्ड टू गो आउट बिकॉज मुझे ऐसा डर था कि आई विल बी लुक्ड एट डिफरेंटली, यू नो। तो
इतना मैंने काम करने के बावजूद मैं खुद डर गई. सो आई कैन ओनली इमेजिन जो आज ये शो देख रहे हैं हमारे साथ में, बहुत सारे ऑडियंसेस, आई मीन सर्वाइवर्स भी हो सकते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के. बट आई जस्ट वांट टू टेल देम कि इट्स ओके टू बी स्कैर्ड. डर लाजमी है, लेकिन हम लोग को उस डर को लेकर भी आगे ही बढ़ना है, क्योंकि जितना हम लोग बात करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, ये और जो मुहिम है, जो मूवमेंट है, वो और तगड़ा बनने का चांस है उसके लिए. बिकॉज अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं. जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अवेयरनेस होगा, उतने ही लोगों को पता चलेगा. तो आज मेरी स्टोरी आपको बता रही हूँ, तो आप शायद जाके और से बात करेगी, आपके अंदर अगर कुछ है वो भी आप शेयर करेगी. सो इट्स जस्ट अबाउट स्टोरी, शेयरिंग योर स्टोरी एंड बीइंग कॉन्फिडेंट कि देयर इज हेल्प आउटसाइड. you don't need to be alone. अकेले रहने की नहीं है इसमें. इंसिया, अगला सवाल कुछ यूं है कि सीएसए के लिए जो लॉज बने हैं उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. नंबर्स हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडिया दुनिया में नंबर 1 है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में. इंडिया में बढ़ते हुए नंबर की वजह आपको क्या लगती है? ओके, सो अगेन लॉज इम्प्लीमेंट तब किए जाएंगे जब रिपोर्टिंग होगा. ओके, सो इंडिया हैज वेरी गुड लॉज. पॉक्सो लॉज जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, काफी अच्छे हैं, और अमेंडेड लॉज तो और भी तगड़े बनाए गए हैं. लेकिन जब रिपोर्टिंग ही नहीं होगा, जब हम एज सिटीजन्स हम जाके एक केस को रिपोर्ट नहीं करेंगे एंड वी डोंट सी इट थ्रू टिल द एंड, तो फिर लॉज किस काम के, राइट? सेकेंडली, एज सिटीजन्स बहुत बार ये भी होता है कि हमको पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या है, लॉज क्या है. तो इनफैक्ट मेरे एनजीओ के थ्रू से वी ऑल्सो वांट टू डू अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन लॉज, बिकॉज एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन है उसको पता नहीं है कि उसके राइट्स क्या है, या अगर एक बच्चे का होता है बाल यौन शोषण, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है या कैसे करना चाहिए. What happens when you go to a police station? वहां पर क्या होता है बच्चे के साथ में, या सोशल वर्कर्स क्या करते हैं, ये हम लोग को कुछ भी नहीं पता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने आप को वो तालीम दे, इंटरेस्ट दिखाए, थोड़ा सा पढ़ाई करे. एवरीथिंग इज, आज सबके पास स्मार्टफोन्स है, सबके पास इंटरनेट है. इट्स सो इजी टू जस्ट टाइप पॉक्सो लॉज एंड रीड अबाउट इट, सी व्हाट आर योर राइट्स, एंड आई थिंक सो इम्प्लीमेंटेशन का जहां पर बात आती है वो तभी हो सकता है जब रिपोर्टिंग होगा, और रिपोर्ट तब होगा जब जिस घर में, लेट्स से घर में या सोसाइटी में या नेबरहुड में, स्कूल में, जहां पर भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो रहे हैं, वहां पर सभी को मिल के उस केस को हैंडल करना चाहिए. ये नहीं होगा कि ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है तो आप संभाल लीजिए. लाइक जब किसी को आइसोलेशन महसूस फील होगा ना, तो वो सामने नहीं आएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ कम्युनिटी हम साथ दे एक दूसरे का. अगर लेट्स से हमारे घर में बच्चे नहीं है लेकिन नेबर के घर में बच्चे हैं और हम कुछ देख रहे हैं, we need to address that. We need to we have this understanding के यार why should I bother, वो आप जो मुझे अभी बात बता रही हैं इंसिया, उसी से रिलेटेड एक ऑडियंस से सवाल पूछा है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट समवन हैज गॉन थ्रू और गोइंग थ्रू सीएसए. Okay, so if you're talking about a child, okay, there are certain pointers that you have to see. It depends अभी वो बच्चा कौन है. अगर आपके घर का बच्चा है, आप it's very subtly आप जान सकोगे कि ये बच्चा लाइक लेट्स से एक हंसता खेलता बच्चा है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल, उसकी चाइल्डिश वेज है, बाहर जा रहा है, मस्ती कर रहा है, और सडनली एक दिन चुपचाप हो जाता है, राइट? कुछ बोल नहीं पा रहा है, घर के बाहर नहीं जाना चाहता है, या घर के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ वो मिंगल नहीं करना चाह रहा है. तो अगर सडन बिहेवियर है किसी बच्चे के अंदर, तो उसको प्रोब करना जरूरी है कि क्यों ये बच्चा बाहर नहीं जाना चाह रहा है, क्यों वो उस अंकल के पास नहीं जाना चाह रहा है, या क्यों घर में जो अंकल्स है या कोई कजन होगा या फादर भी हो सकते हैं, why is the child not engaging? तो again it's all about questioning,
हमको yeah, सोचना पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, वो बच्चे का जो बिलीफ है, फेथ है, उसको बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इमेजिन अगर एक छोटा बच्चा जो है उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, द फर्स्ट थिंग दैट गोज इज ट्रस्ट। वो ट्रस्ट नहीं yeah, कर पाएगा किसी पर, राइट? सो हमारे एज एन अडल्ट हमारा ये ड्यूटी है कि हम उस बच्चे का ट्रस्ट जीत सके, उसको अश्योर करे कि बच्चा अगर कुछ हुआ है तेरे साथ में, हम लोग हैं, हम लोग फिक्स करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, ये आपकी गलती नहीं है, हम लोग जो भी हो सकता है हमारे से, हम आपके लिए यहाँ पर है, आपको सेफ रखने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो जहां पर साइंस की बात आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी सडन चेंजेस। इट कुड बी बिहेवियर चेंजेस, जो मैंने अभी बोला, बिहेवियर चेंजेस जी, इज वांटिंग टू गो आउट। फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर बच्चा फिजिकली कुछ हुआ है, उसको उसके बॉडी पर अगर कोई निशान है जो थे नहीं, अगर लड़की है एंड पीरियड्स आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, वो भी एक साइन हो सकता है। सो देर आर सेवरल ways पैरामीटर्स to टू, find out, yeah, yeah, या अगर नाइटमेयर्स हो रहे हैं बच्चे को, बेड वेटिंग हो रहा है बच्चे को, सो I don't think, in like 5 minutes I can say everything, but yeah, yeah, can definitely, have a session on this separately. I'm sure we can do that. we can, yeah, Whoever is asking this question, please visit our page, the Hands of Hope Foundation. It's on Facebook. वहाँ पर हम लोग ने, tips दिए हैं of what you have to watch out for. There are many literatures out there on how to identify child sexual abuse, so इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगी इंसिया, के एक जो दायरे बना रखे हैं कि माँ हो तो ऐसे बिहेव करना है, बाप हो तो अकड़ के बात करनी है, एक लिहाज बना के रखना है, एक दूरी बना के रखना है, तो वहां पे बच्चा कैसे अप्रोच करे? क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट लोग जो होते हैं, जहाँ वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कर सकता है, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन आज right, भी हमारे समाज में बेटे और बेटियां अपने बापों से खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे right, ये बहुत एक जो एक तरीका और जो तहजीब सिखाई गई है ना, शायद मुझे लगती है कि वो भी आड़े आ रही है, तो उसको भी मुझे लगता है समाज को बदलना चाहिए है। right, इसके right. साथ मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी। आज के वॉलेटाइल वर्ल्ड में आपका ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर क्या टेक है? So see, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, ठीक है? मैं हमेशा, आई मीन, अगर मैं नहीं होती ऑप्टिमिस्ट तो मैं इस फील्ड में होती ही नहीं एक्चुअली। मेरा ये मानना है कि देयर इज ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव, ठीक है? और हम लोग रोज देखते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द देखते हैं। इट इज अलाइव इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस, इट इज अलाइव इन द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस। ड्यूरिंग कोविड हम लोग ने ह्यूमन साइड का जो सबसे अच्छा रूप है वो भी देखा है। So I believe in humanity. I feel के irrespective of दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? Whether it's India, whether it's US, wherever, हम लोग हमेशा ये मानना है हमारा कि we always blame somebody else. Okay, pass the buck. अगर बुरा हो रहा है तो उसकी गलती है, हमारा तो कुछ लेना देना है ही नहीं उससे। बट आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू आवरसेल्व्स, क्योंकि आज अगर हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमंस का एक ड्यूटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि एज अ ह्यूमन वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? दुनिया में तो जो हो रहा है, हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है, बायसेस है, जजमेंट्स है, सब अपना जो एक सफर है लाइफ का, वो तो चल ही रहा है। लेकिन आई एज एन इंडिविजुअल, व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कैसे इस चीज को सुधार सकती हूँ? मैं एज अ ह्यूमन किसी और ह्यूमन के लिए क्या कर सकती हूँ? आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट जस्ट थिंक के ओके फाइन, अगर गलत हो रहा है तो मेरा तो कुछ है ही नहीं उसमें, वो किसी और के लिए हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है। हमको तो हमारा ड्यूटी करना चाहिए, right, Sahar? I mean, I think even this show is actually a duty, right? You're trying to get a message out, and here I'm sitting and telling you what I do. So I guess we both are doing our duties. And the biggest thing, आज मेरा मानना है कि अगर हमको एक ingredient की जरूरत है to sustain humanity, it is compassion, kindness, सहानुभूति, किसी और के लिए दया।
हमारे दिल में जितना हम लोग कंपैशन जनरेट कर सकते हैं किसी और ह्यूमन के लिए, आई थिंक दैट कैन नॉट फेल, यू नो, बिकॉज सबकी अपनी अपनी जर्नी है. वी हैव टू बी काइंड. या काइंडनेस, एग्जैक्टली, काइंडनेस है तो ये दुनिया शायद काइंडनेस पे ही टिकी हुई है, क्योंकि ऑफ पैंडेमिक के कोर्स. दौरान भी जो हुआ तो वो लोगों की हमदर्दी थी, दया थी कि उन्होंने यस, दूसरों की मदद करी अपने बलबूते से आगे जाके. तो एग्जैक्टली. बहुत मिसालें हमने देखी और बहुत बहुत खुशी भी बहुत महसूस ज्यादा. हुई कि अभी भी इस दुनिया में होप है, क्योंकि ये दुनिया अच्छी हो बहुत सकती है है. और खूबसूरत हो सकती है. मेरी इंसिया, जिंदगी होप पर ही टिकी है एक्चुअली अब तक. हम सबकी होप पे टिकी है. एग्जैक्टली. इंसिया, लॉकडाउन के दौरान औरतों को बहुत ज्यादा मतलब परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ा, जो उनका अपना खुद का वक्त होता था और हम्म. घर में चौबीसों घंटे बच्चों को देखना, घर वालों को देखना. तो आपका वुमेन्स मेंटल हेल्थ पर क्या टेक है? So okay, while I understand ke you want to talk about women, I want to say ke mental health is gender neutral. It यस. affects men and women, right? So मैं generically बात करूंगी, मैं सिर्फ women के बारे में बात नहीं करूंगी. हालांकि during lockdown there have been cases of domestic violence that women have gone through a lot. अलॉट अलॉट, या. Yeah, that has been something. In fact, हम लोग through my NGO हम लोग ने एक campaign किया था because CSA cases भी increase हुए थे lockdown के दौरान. So there has been a lot of you know, violence on women during the lockdown period, and obviously mental health has been affected with regards to women. But mental health generally, you know, I think mental health के बारे में हम लोग कभी बात ही नहीं करते हैं. So हम लोग एक्चुअली देखने जाओ तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उन चीजों के बारे में बात करते ही नहीं है कभी. Whether it's mental health, whether it's sexual abuse, whether it's domestic violence, whether it is men, you know, men's I mean suicide. The number of men committing suicide is quite high. Okay, we never talk about all these things, so we need to talk, and everything is linked to mental health, right? Because समटाइम हमको लगता है कि अगर फिजिकल वायलेंस नहीं है तो वो वायलेंस नहीं है, बट इमोशनल वायलेंस जो होता है, वर्बल अब्यूज जो होता है, एंड वो जो डैमेज कर सकता है किसी इंसान को, आई थिंक हम लोग उस चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. बिकॉज टुडे while we are focused, and this goes both ways for men and women can also do a lot of damage to men verbally, right? They might not be physically stronger than men, but verbally they can unleash a lot, you know, on the men. So we need to address that, and आई थिंक हम लोग को जरा ये एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पर हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सके. छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. हम लोग ऑन अ नॉर्मल डे हम लोग पूछते हैं कि आप कैसे हो. आर वी रियली वांटिंग टू नो कि वो कैसा है, यू नो, और इज इट जस्ट एन आदत, यू नो, एक आदत है कि हाँ आप कैसे हो, तो सामने वाला बोले हाँ ठीक हूँ, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है हमको नहीं पता है, और वो कभी अपनी हकीकत बताता नहीं है बिकॉज द फियर इज के अरे यार मैं क्या बताऊँ, यू नो, फिर वो मेरे को जज करने लगेंगे. सो ये जो है ना, समझेंगे मुझे. एग्जैक्टली, एंड खास करके आदमी लोग के लिए, राइट, मर्दों के लिए, बिकॉज औरतें फिर भी आई थिंक उनके फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, यू नो, बट फॉर मेन टू से कि आई एम वीक इन दिस मोमेंट, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. एंड आई थिंक वो जो है वो हमको तोड़ना पड़ेगा. ये जो बायसेस है हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मेंटल वेलबींग जो है ये दोनों जेंडर्स के लिए, इनफैक्ट ऑल थ्री जेंडर्स, नाउ थर्ड जेंडर भी है, तो इट्स ऑल इंक्लूसिव, सबको अफेक्ट करता है. सो वी नीड टू एनकरेज पीपल टू टॉक. अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो उतना यू नो रखना चाहिए एक स्पेस कि वो इंसान बता सके वो एक्चुअली कैसा है, you know, and we need to be there for that person without any judgment, just listen, deep listening. बस एक सवाल भर नहीं होना चाहिए, ये बस एक सवाल भर नहीं होना चाहिए, इस सवाल के ना एक वजन होना चाहिए कि सामने वाला इंसान खुल सके. हाँ, एंड के आई एक्चुअली केयर अबाउट यू. मैं सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, आई एक्चुअली केयर अबाउट यू कि हाउ आर यू डूइंग, यू नो, खास करके अभी
I mean, just think about it. कितना कुछ चल रहा है, लोगों के जॉब्स गए हैं, businesses shut हो गए हैं. People, I mean, आपको पता है, you're from the industry. I also have been, part of this industry. Industry में लोगों के पास काम नहीं है, daily wages workers, उनको वापस जाना पड़ा है, migrant workers. So everybody is fighting a battle today. And are we really, interested in sharing that then with anybody? ठीक है, हमारा भी पेन है, बट आई थिंक, आई पर्सनली बिलीव कि पेन बांटने से कम हो जाता है. कम हो जाता है. मैं भी यही मानती हूँ. बहुत अच्छी बात कह दी आपने. इंसिया, अगले सवाल पे चलते हैं. पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों ही सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं. इस पे आपने अभी कुछ कुछ बोला है, उसका ही एक्सटेंशन है ये. राइट टू इक्वालिटी और जेंडर न्यूट्रलिटी पर आप क्या कहना चाहेंगे? So a lot of women don't like me saying this, but मैं फिर भी बोलूंगी. ठीक है. पेट्रियार्की एक सिस्टम है, ठीक है, एंड ये जानना बहुत जरूरी है कि हम एक सिस्टम को फाइट कर रहे हैं. हम आदमी लोग से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम मर्दों से फाइट नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम से फाइट कर रहे हैं, जिस सिस्टम में औरतें भी हैं. ओके, सो मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम ये मानते हैं कि मर्दों ने एक पेट्रियार्कल सिस्टम क्रिएट किया है, तो हमको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि औरतें इस पौधे को पानी दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, उसको बड़ा कर रही है. सो आई थिंक बोथ आर डूइंग द सेम थिंग. ऑन वन हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट women's empowerment, ठीक है, then let not any woman rely on a man to take care of her, right? Empowerment होता क्या है? Empowerment doesn't mean कि it's like एक balanced tip नहीं होना चाहिए. Women should not be empowered at the cost of men, and men should not be empowered at the cost of women. I think gender equality is that. Feminism is that actually. Feminism का जो मतलब है लोगों को पता नहीं है. So there are women who think feminism का मतलब ये है कि मर्दों के खिलाफ war छेड़ देना, और मर्दों को लगता है कि feminists are like the worst creatures alive, because उनको भी पता नहीं feminism है क्या. Feminism is about both genders being equal, and balanced. Exactly. So I think we need to be very careful about that. बहुत सही बात है, क्योंकि दोनों जो है मतलब एक दूसरे को एक साजिश है बेसिकली, और साजिश के तहत दोनों ही चीजें, दोनों ही मर रहे हैं, टॉक्सिक ही है, और दोनों ही समाज को खोखला कर रही है एक तरह से. तो बराबरी करो. बहुत सैड है, लाइक मुझे बहुत सैड लगता है इसलिए, बिकॉज बोथ मेन एंड विमेन, उनको सेम चीज ही चाहिए. क्या चाहिए उनको? रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए, प्यार चाहिए, और इक्वल राइट्स चाहिए. दोनों सेम चीज चाहते हैं, तो फिर मिलके करो. ऊपर नीचे क्या करना है, बहुत चीजें रखी है. इंसिया, अगला सवाल कुछ यूं है. हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी, लेकिन हम अच्छाइयों को पहचान लेते हैं और अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम है. तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल सहर, सॉरी, बट मैं ना लेबल नहीं करती हूँ किसी भी फीलिंग को. सो अच्छाई बुराई ये सब लेबल्स है, ये टैग्स है जो हम लोग लगाते हैं, और उससे भी और हमारे समाज में दे रखे हैं. सो हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं अपना इस टैग से. मेरा मानना है कि जैसे इफ यू लुक एट लाइफ, इट्स नॉट वन थिंग, बहुत सारी चीजें है जिंदगी में, राइट? जैसे एक बफे है, बफे में हर तरीके का खाना होता है, राइट? तो हमारा चॉइस है. हम लोग एक बफे के सामने जब खड़े होते हैं तो वहां पर सब्जी भी होती है, रोटी भी होती है, दाल चावल सब होता है. हमारे अंदर भी ऐसे हजारों फीलिंग्स होते हैं, राइट? हजारों चीजें होती है. तो हमारी चॉइस है कि हम लोग किस फीलिंग को ज्यादा फीड करें. अगर हम लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ, इसको हम लोग फीड नहीं करते हैं, या फीड करते हैं, तो हमको लैक ही महसूस होगा. हमको फोकस करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ्स पर. एक्चुअली हो क्या रहा है, लोग अपने वीकनेसेस पर फोकस करते हैं. तो अगर हमारे पास
हमारे हिसाब से अगर कोई कमी है, या अगर हमने इतना सुन लिया है लोगों से कि यार तेरे में ये कमी है, या तू ये नहीं कर पा रही है, या नहीं कर पा रहा है, या पढ़ाई में तुम ठीक नहीं हो, या करियर में ठीक नहीं हो, ये जो 1000 वॉइसेस हम सुनते हैं रोज और हम लोग लेते हैं अंदर अपने, अगर उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो हमारी अंदर की जो आवाज है वो मर जाती है, राइट? सो वी विल नेवर बी एबल टू बी इन टच विद दैट. आई थिंक एवरी डे एज एन एक्सरसाइज, जो भी उठता है, सुबह जैसे होती है, हमको अपनी आवाज सुनने के लिए अपने साथ ट्यूनिंग करनी चाहिए, कि व्हाट इज माय डे गोइंग टू लुक लाइक, आज मैं कौन बफे में से कौन से डिश को खाने वाला हूँ या खाने वाला. Yeah, I think it's all about that. Life is only about actions and consequences. आप चॉइस करते हो और उसका कॉन्सिक्वेंस मिलता है आपको. फिर वो बैड चॉइस, गुड चॉइस, इट्स इररेलेवेंट, बिकॉज अगर चॉइस किया और अच्छा होता है तो वो अच्छा हो गया, अगर नहीं होता है तो वो बुरा हो गया. बट वो एक्सपीरियंस है, हमको ग्रोथ ऐसे ही मिलेगा ना. अगर सब अच्छा होगा लाइफ में तो फिर हाउ बोरिंग वुड लाइफ बी. एब्सोल्युटली, मजा कहाँ आने वाला है. एक शेर है इसके ऊपर कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले. तो गिरते हैं, आपको गिरना पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा. अगर आप घुटनों के बल ही चल रहे हो तो फिर आप गिरोगे कहाँ से और फिर आप उठोगे कैसे? और इवॉल्व कैसे होंगे हम लोग? इवॉल्व, एवोल्यूशन नहीं होगा. सी, एवोल्यूशन कब होता है? जब चेंज कब होता है? जब कुछ पेन क्रिएट होता है, तब चेंज होता है. तो मेरा मानना है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए. यू शुड आस्क योरसेल्फ कि ये चैलेंज मेरे लिए क्या ग्रोथ लेके आने वाला है, ना कि उसमें सकम करके हार मान के जस्ट रोना धोना करने से कुछ नहीं होता है. आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स, इट डजंट हेल्प. मुझे लगता है सबने ट्राई करा होगा इस दुनिया में रोना धोना, तो मुझे लगता है वो हेल्प नहीं करता है. लेकिन ठंडे दिमाग से रोना अच्छा है, देयर इज नो जजमेंट. मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ, और मैं कभी कभी अकेले में चिल्ला के भी रोती हूँ. तो आई अलाउ माई सेल्फ, क्योंकि बफे में अगर रोना लिखा है तो मैं उस दिन रो के निकालूंगी. सो आई एम perfectly all right with any of my feelings. I guess to me रोना is like emotional detox. रो के थोड़ा आप लाइट फील करते हो, you feel better. आंखें क्लीन हो जाती है. आंखें भी साफ हो जाती है, दिमाग और दिल भी साफ हो जाता है. Right. इंसिया, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है. Women in this society always wait for approval, कि वो खूबसूरत है या नहीं, वर्दी है या नहीं. ये कंट्रोल हमने दूसरों को दिया है, तो ये डिपेंडेंसी कब और कैसे खत्म होगी? So I have to talk about my lipstick today. Okay. Please do that. So the thing is कि मैं जब तैयार हो रही थी आज, बहुत दिनों के बाद, बिकॉज किधर आना जाना होता नहीं आजकल, राइट, बिकॉज द पैंडेमिक. तो मैंने ये लिपस्टिक चूज किया, और जब मैंने डाला अपने मुंह पर, मैंने बोला यार ये तो बहुत ब्राइट है. बहुत डार्क तो नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे. एक्टिविस्ट कभी इतना डार्क लिपस्टिक डालती है? डू आई लुक लाइक एन एक्टिविस्ट? शुड आई लुक लाइक एन एक्टिविस्ट? सो ऑल दीज थिंग्स केम टू मी, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई लाइक द लिपस्टिक कलर, आई एम गोइंग टू पुट इट. और मैं आ गई. बॉटम लाइन ये है कि आज जो भी देख रहा है मुझे, अगर उनको मेरा लिपस्टिक डार्क लग रहा है या लाइट लग रहा है, या लग रहा है कि अरे कैसे तैयार होके आ गई है, 50,000 ओपिनियंस हो गए. अब अगर मैं 50,000 ओपिनियंस के हिसाब से चलूं रोज अपनी जिंदगी, तो आई गेस I will have half brown, half pink, half something else. My hair will be different styles, and that's not going to happen, right? So, जहाँ पर validation का सवाल है, हम सबको validation, as humans हमको validation की जरूरत है, लेकिन समझना ये है कि अगर validation absent है आपके लाइफ में, it doesn't make you any lesser. So, and let me tell you this, कि it's not just women. मर्दों को भी वैलिडेशन की जरूरत है. वैलिडेशन चाहिए. बिल्कुल. आई मीन लुक एट ऑल आवर एड्स ना. हम लोग जब ब्यूटी क्रीम्स की बात करते हैं तो आजकल मर्दों के लिए भी ब्यूटी क्रीम्स निकले हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ एड्स टू मेक अ मैन लुक. ज्यादा एड्स चल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा पीछे रह गए थे. अभी नई जादू हुई तो ज्यादा होड़ है उस तरफ कि हमें भी गोरा बनना है, हमें भी अच्छा दिखना है. वैलिडेशन सबको
सबको जरूरत है, बट मैं ये बोलूंगी कि वैलिडेशन इज नॉट बैड, ठीक है, अच्छी बात है अगर हम हम किसी के साथ है या हम एक रिलेशनशिप में है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमको वैलिडेट करे एंड हमारी खूबसूरती को प्रेज करे कभी कभार। बट अगर नहीं करे, जिस दिन नहीं करते हैं हम उस पार्टनर को वैलिडेट, तो डजंट मीन कि हम खूबसूरत नहीं है। आई थिंक वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बॉटम लाइन इज व्हाट डू वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। डू आई फाइंड माई सेल्फ ब्यूटिफुल? टुडे आई डू। एक जमाना था जब मैं अपने आप को बहुत अगली मानती थी, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट दिस सर, कि मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, ठीक है। एंड मैंने एक सर्वे किया, फिर अपने जो क्लासमेट्स थे स्कूल के, मैंने उनको पूछा कि यार स्कूल में मैं कैसी लगती थी, एंड मतलब अच्छी लगती थी तू। लाइक सीरियसली, बट मुझे तो मैं बहुत गंदी लगती थी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट इज एक्चुअली अबाउट हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में। दुनिया क्या सोचती है वो तो दुनिया का काम है, लेकिन हम क्या सोचते हैं। सो जिस दिन हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं और अच्छा फील करने लगते हैं, आई थिंक किसी की वैलिडेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो बात कही उसी के ना मैं एक बात बताना चाहूंगी कि लोगों को साल लग जाते हैं, साल नहीं बहुत साल लग जाते हैं हम क्या सोचते हैं अपने बारे में इसकी नॉलेज होने में, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होने में। तो मुझे लगता है बचपन से पेरेंट्स को सिखाना चाहिए ये बात कि तुम खुद की स्किन में कंफर्टेबल रहो, तुम जो हो तुम बेस्ट हो यार। तुम्हें दूसरों के ओपिनियंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो ले लो, नहीं लग रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन उनसे अपने आप को परेशान मत करो। बिकॉज आपने जैसे अपनी कहानी बताई वैसे मेरी भी कुछ कुछ कहानी थी। तो 27 साल लगे सोचने में कि यार लोग जो सोचते हैं सोचने दो यार, मैं खुद के बारे में क्या सोच रही हूँ, मुझे उसके बलबूते पे जीना है जिंदगी को। बहुत ही बट आपकी सर, एक बात मैं कहूंगी यहाँ पर, बिकॉज आपने पेरेंट्स की बात की है, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं अभी यहाँ पर। तो एक्चुअली सैड भी है जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन हम एक साइकिल जी रहे हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप हमारे साथ में वो कर रहे हैं जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था, ठीक है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये पैटर्न को यहाँ तोड़े, ओके। वी नीड टू स्टॉप द साइकिल, क्योंकि जो भी हो रहा है सोसाइटी में आज, हमारी सोसाइटी में, इट्स अ डायरेक्ट अफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ जो जनरेशन से चलता आया है। सो अगर generations and generations of trauma of child sexual abuse कभी हम लोग ने बताया नहीं है, छुपाया है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मदर्स, हमारे फादर्स, देयर कुड बी एकदम यानी generations of trauma in one family। हम लोग कभी बात नहीं करते इसके बारे में। हमारे माँ बाप जो करते हैं हमारे लिए, वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेट्स से अगर एक बच्चे को ग्रोइंग अप, जब उसके ग्रोइंग अप इयर्स है, उन्होंने सिर्फ अगर बुरा ही देखा है, कभी प्यार मिला ही नहीं है, तो वो उनके भी बच्चों को वो ही देने वाले। आप बता रही थी कि कैसे फादर्स और चिल्ड्रन का एक बॉन्डिंग जो है वो नहीं दिखता है। आप नहीं अपने डैड से क्यों नहीं बात कर सकते? बिकॉज उनके डैड ने कभी उनके साथ में उनको प्यार से गले लगाकर या बिठाकर ये बात नहीं की होगी। सो इट इज सैड कि जो उनको मिला है वही वो दे रहे हैं हमारे को, एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये साइकिल तोड़े। एंड यू आर राइट, वी नीड टू टेल आवर चिल्ड्रन इट्स ओके, it's okay to fail in life also, it's okay to not अगर 50 सपने, अगर सिर्फ 5 सपने पूरे होते वो भी ठीक है, या अगर आप एकेडमिकली नहीं स्मार्ट हो वो भी ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट नहीं किया है वो भी ठीक है, करियर में अगर आप सक्सेसफुल नहीं तो भी ठीक है। लाइफ खत्म नहीं होती है, बिकॉज अगर आप एक चीज में ठीक नहीं हो तो आप दूसरी चीज में शायद ठीक हो, एंड यू कैन एक्सेल ओवर। तो अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ फ्लॉज को देख के उन फ्लॉज को देखते देखते हम स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना भूल जाते हैं, और वो स्ट्रेंथ फिर हमारी वीकनेस बनने लग जाती है, क्योंकि वो भी हमें बेनिफिट नहीं करती है। एंड देन हम लोग फिर वो डिप्रेसिव स्टेट में जाते हैं, स्टेट में चले जाते हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं, वी आर नॉट वैल्यूएबल। हम लोग को कभी हम लोग कभी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, या हमारी कोई देयर इज नो वर्थ, सेल्फ वर्थ अफेक्ट होता है फिर।
बिल्कुल। इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू लव आवरसेल्व्स एंड टू बी हैप्पी। जो भी हमने अपनी जिंदगी में ख्वाब जिए हैं, जो कमाया है, जो भी किया है जिंदगी में, उसको चेरिश करना मुझे लगता है इट्स सो इम्पोर्टेंट। जो हमारे सेलिब्रेट इतनी करना सारी बहुत। फैमिलीज में लोग नहीं जानते हैं कि बच्चों को ये तालीम दी जाए कि यार खुश रहना सीखो, और अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज को भी पर भी फख्र महसूस करना सीखो। सो राइट। इट्स सो इम्पोर्टेंट। इनसिया, अगला सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा सीए से है, जिसपे हम काफी सारी बातें कर रहे हैं। माना जाता है कि बेटियां घर की चार दीवारी में सुरक्षित है और बेटे दुनिया भर में सुरक्षित है, लेकिन अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में मेल चाइल्ड का भी नंबर बराबरी का ही होता चला जा रहा है। बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों ही अनसेफ है। तो इसमें क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? सो सर, मैंने ये पहले भी बताया आपको, एंड इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया था अभी लॉकडाउन के टाइम पर, जब हमने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में एक कैंपेन रन किया है, तो वहां पर बेसिकली ये जो आपने अभी बताया, दिस वाज द इनसाइट, राइट, कि हम अपने बच्चों को कैटेगराइज कर चुके हैं कि लड़कियां घर में सबसे सेफ है और लड़के तो कहीं पर भी सेफ है, राइट। लेकिन हमारी स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि सबसे ज्यादा केसेस लड़कियों के साथ में घरों में होता है, राइट। व्हाई? बिकॉज घर में जो है वो हमारा सेफ स्पेस है। हमारा ये मानना है कि घर के जो सदस्य है वो ट्रस्टवर्दी है, राइट। अब वहां पर क्यों सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है? क्योंकि एक्सेस है। You have access to a child, easy access, whether it's an uncle, whether it's a brother, whether it's a cousin, whether it's a father, whether it's a male servant, whoever, उनको access है वो बच्ची के साथ, और वो बच्ची ट्रस्ट करती है ऑब्वियसली, बिकॉज घर के अंदर है, राइट, तो वो ट्रस्ट करेगी। सो वहां पर हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। वेरएज लड़कों का ये है कि लड़के जब बाहर जाते हैं नेबरहुड्स में, खास करके लड़के अपने नेबर्स के साथ में अपने गलियों में, कम्युनिटीज में बहुत खुल के रहते हैं, उनका अब्यूज वहां पर होता है। एंड ये मानना है कि हम लोग मेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को इसलिए नहीं ज्यादा डिस्कस करते हैं बिकॉज फर्स्ट डिनायल के लड़के का एक मेल बच्चे का अब्यूज हो सकता है, वो सबसे बड़ा डिनायल है। सेकंड, अगर हम लोग के सामने एक किस्सा भी आता है तो द फर्स्ट रिएक्शन इज कि ठीक है, लड़का ही है ना, राइट ऑफ पैसेज भी होता है, ओके, मर्द बन गया, अब वो मर्द बन गया, उसने। सो बहुत डाइकोटमी है। तो एक लड़की का जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, हम लोग उसको दबा 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 के रखते हैं उस एपिसोड को। क्यों? क्योंकि हमको लगता है बदनामी होगी, सबको पता चलेगा अब लड़की वर्जिन नहीं रही, ठीक है, अगर देयर इज पेनिट्रेटिव सेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लड़के का हम लोग क्यों नहीं बताते? बिकॉज हमको लगता है हंसाई होगी कि अरे लड़का कैसे हो गया, लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये केसेस देखे हैं जहां पर लड़के के अब्यूज के टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं होता है, दबाया जाता है। लड़कियों के टाइम पर भी होता है, लेकिन इसलिए भी नहीं होता है कि हाँ ठीक है ना, लड़का है, थोड़ी ना प्रेग्नेंट होना है उसको। सो दैट माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट बहुत ब्रीड कर रहा है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, वेदर इट्स फीमेल और मेल। आई मीन गर्ल्स एंड बॉयज टुडे आर इक्वली बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड एज चिल्ड्रन, और हमको ये बहुत ही सीरियसली लेना होगा, हमको एड्रेस करना होगा, और ये स्टार्ट होगा हमसे। हम गवर्नमेंट की दुआई देकर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो करना चाहिए वो कर रही है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट हम लोग एज सिटीजन्स क्या कर रहे हैं? आज आप ही बताइए, आप अपने शो पर सीएसए के बारे में बात करें, लेकिन ऐसे कितनी टॉक्स देखे आपने जहां पर सीएसए को डिस्कस किया जा रहा है? हमारे इंडिया में 3 लाख से ज्यादा एनजीओज है, लेकिन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर फोकसली काम करने वाले आई थिंक नॉट इवन 0.5% है। सो इस इश्यू को कोई सीरियसनेस से नहीं देख रहा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, कि जो भी हम देख रहे हैं आज समाज में, वेदर इट इज डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर इट इज चाइल्ड अब्यूज, वेदर इट इज रेज, रोड रेज, वेदर इट इज डिप्रेशन, सुसाइड, व्हाटएवर,
इस सब चीज का देर इज अ जड़ इन द चाइल्डहुड. ओके, देर आर थिंग्स जो चाइल्डहुड में, बचपन में हुआ है बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, एंड वो अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो है ये हम लेकर अडल्ट्स बनते हैं. और जब हम अडल्ट्स उसको प्रोसेस नहीं कर पाते तो वो निकलता है फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में, साइकिल ऑफ वायलेंस. मेरे एक स्टडी हुई थी 2017 में. इनफैक्ट उस स्टडी के वजह से मैंने गवर्नमेंट में पिटिशन डाला था, एंड उस स्टडी के वजह से विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बॉयज को भी मिलना शुरू हुई थी, बिकॉज पहले इट वाज जस्ट फॉर गर्ल्स. सो आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग बच्चों को यानी लड़कों को सेफ नहीं रखेंगे तो हमारी बच्चियां और औरतें कभी सेफ नहीं रह पाएगी, बिकॉज वो साइकिल ऑफ वायलेंस घूम फिर के फिर से आने वाला है. आज अगर मैं एज अ बॉय सेक्सुअली अब्यूज्ड हूँ और अगर मेरा रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, मेरा हीलिंग नहीं हुआ है ट्रॉमा से, पॉसिबिलिटी है कि मैं वो पेन को लेकर मेरा आउटलेट जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से निकलने वाला है और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों निकल रहा है. आई कुड बीट अप माई वाइफ, माई सिस्टर, माई मदर. मैं अपने नेबरहुड में मे बी आई विल स्टार्ट डूइंग ड्रग्स, आई विल स्टार्ट डूइंग अल्कोहलिज्म. बहुत सारे अलग अलग चीजों से निकल सकती है, राइट? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एड्रेस एंड एक्नॉलेज बिफोर इवन एड्रेस. एक्नॉलेज करना जरूरी है. हमको आज इस बात पर डिस्कस करना चाहिए. ये FB लाइव खत्म होने के बाद में जो भी देख रहा है, जाइए अपने घर में बात कीजिए इसके बारे में. अपने दोस्तों से बात कीजिए, आपके मेल फ्रेंड्स है उनके साथ बात कीजिए इसके बारे में, पूछिए. और बिना जजमेंट एक शेयरिंग, जो हम लोग शेयरिंग की बात करते हैं, एक शेयरिंग होना जरूरी है. एक मेल फ्रेंड जब दूसरे मेल फ्रेंड से बात करता है तो ये सब चीज हम लोग मजाक में उड़ा देते हैं. बॉयज स्टार्ट जोकिंग कि अरे हाँ इसके साथ तो ये हुआ था, हाँ बचपन में, हाँ ही गॉट बिकेम एक्सपीरियंस्ड हो गया वो, सो बहुत ट्रिवियलाइज करते हैं हम लोग वायलेंस को. आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज. It's so beautifully put together that जो हो रहा है वो सब घूम फिर के सोसाइटी के अंदर अपनी एक छाप छोड़ रहा है. लड़कों के साथ वायलेंस, लड़कियों के साथ वायलेंस, ये जब खत्म नहीं होगी तो सोसाइटी इंप्रूव हो ही नहीं सकती है. बिकॉज हर क्राइम की जड़, हर परेशानी की जड़, हर ट्रॉमा की जड़ बचपन में ही छुपी हुई है. इट्स सो इम्पोर्टेंट इंसिया. एंड द सैडेस्ट पार्ट इज ना सहर के आज अगर आप देखो अपने इर्द गिर्द, एंड दिस इज द वर्ड दैट आई यूज, हम लोग सारे ही फ्रैक्चर्ड सोल्स है. फ्रैक्चर्ड हमारी जो रूह है फ्रैक्चर्ड है. इट्स नॉट होल, इट्स फ्रैक्चर्ड. एंड हमारा आज सबसे आई वुड से इम्पोर्टेंट टास्क ये होना चाहिए कि हम अपने रूह को हील करें. बिल्कुल. फिजिकल बॉडी तो हील हो ही जाती है, लेकिन जो इम्पैक्ट सोल पर होता है वो थोड़ा सा लाइफ लॉन्ग होने लगता है. एंड वी नीड टू फिक्स दैट, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू टॉक. It's so important. It's so important. इंसिया, अगला सवाल कुछ यूं है कि at what age you discovered yourself and you realized the purpose of living, as you are the founder of Hands of Hope Foundation? Okay. What was the first question? At what age you discovered yourself and you realized your purpose of living? I'm still discovering myself. Yes, आपने बात पहले भी बोल दी थी, लेकिन मैं डिस्कवरी दूसरे सवाल को जोड़ दिया है. नहीं. So like I said, डिस्कवरी तो रोज होता है. रोज एक नया एनलाइटनमेंट मिलता है मुझे, बिकॉज जिंदगी है. जिंदगी एक फुल स्टॉप तो नहीं हो सकती है ना कहीं पर. unless I'm dead then that's a different thing, but जब तक जिंदा हूँ रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है लाइफ में, एंड वो मुझे बदलने पर मजबूर भी कर देता है. So I'm constantly evolving and I'm discovering new things about myself. In fact, कभी-कभी लगता है कि अरे ये भी थी मेरे अंदर, and ये इतनी मैं strong हो, and it's like रोज एक सरप्राइज है मेरे लिए. But life purpose, I think, वो मुझे ना 8th स्टैंडर्ड में थी मैं. एंड मैं ये स्टोरी बताना चाहूंगी क्योंकि उस दिन कुछ बदला था मेरे अंदर.
मैं स्कूल से आ रही थी और मैं अपने यूजुअली बैग नाच नाच के आ रही थी एंड मैंने एक बड़ा सा सर्कल देखा, मैं एक छोटे से गांव में एक्चुअली पली बड़ी हूँ, तो जैसे मदारियों का हाँ, खेल होता है, तमाशा कुछ चल मुझे रहा लगा था, वो भीड़ हाँ, इकट्ठी थी, मुझे लगा तमाशा भीड़ हो रहा इकट्ठी। है, बंदर लोग नाच रहे हैं, तो मैं उस ग्रुप के आगे बढ़ी और वहां पर इन द ग्रुप लाइक एक सर्कल था, सर्कल के अंदर एक आदमी अपनी औरत को मार रहा था, ठीक है, और कम से कम 100 लोग वहां पर खड़े हो गए और उन लोग वो तमाशा देख रहे थे। अब जैसे ही मैंने वो देखा, मैं 8th स्टैंडर्ड में, आई थिंक आई वाज व्हाट 12 इयर्स ओल्ड, 11-12 इयर्स ओल्ड, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ बिकॉज सडनली इट वाज लाइक आई नीड टू डू गलत समथिंग। हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं ये पिट्टी सी लड़की थी वेंट इनसाइड द सर्कल एंड मैं उनको छुड़ाने की कोशिश की। उस दौरान वो आदमी ने एक ईंट उठा के मेरे ऊपर फेंका, ओके, फिर भी कोई आया नहीं, नो बडी इंटरवीन। तो उस दिन मैं 2 चीज सीखी, एक ये कि यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, ठीक है, अगर आप कुछ गलत देख रहे हो आप चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा मुझे फिजिकली वो ईट लगा, लेकिन दिल को बहुत सुकून मिला क्योंकि वो औरत को एट फॉर दैट मोमेंट वो मारना बंद कर दिया था, राइट। और जैसे ही मैं गई तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हलचल हुआ पब्लिक में, वो आदमी जो ही वाज ड्रंक, दारू पी के मार रहा था अपनी बीवी को, सडनली उसको एहसास हुआ कि क्योंकि मैंने एक एक काइंड ऑफ इट वाज लाइक चल बस कर अभी, सो दैट डे समथिंग चेंज इन मी एंड आई रियलाइज कि मैं अपने वॉच पे कभी किसी भी औरत हो, बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, वेदर इट्स अ मैन ऑल्सो, मैं कभी किसी को इनजस्टिस किसी के साथ होने नहीं दूंगी, और मैं अपना बेस्ट करूंगी। सो वो 12 साल की लड़की, उसके अंदर जो एक फॉर्म हुआ, वो लेके सारी जिंदगी चली है। और ऑब्वियसली मेरे खुद के घर में ही मैंने इतने सारे वायलेंट इंसिडेंट्स देखे थे जो मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया था, एंड मेरी माँ काफी स्ट्रॉन्ग है, आई हैव अ वंडरफुली स्ट्रॉन्ग मदर, आई थिंक वो मेरी नानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेरी दादी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो आई थिंक आई कम फ्रॉम दिस वेरी पावरफुल क्लैन ऑफ वुमेन, जो जो no matter what, I mean, physical strength is nothing, I think it's all in the head. So if I at 12 जाकर मैं वो कर सकी, तो आज तो ऐसा नहीं कि मैं जाके मारूंगी किसी को, बट आई डू माई बेस्ट एंड आई थिंक मेरा पर्पस लाइफ का यही है कि जब तक जिंदा हूँ किसी के साथ में इनजस्टिस नहीं होने दूंगी, और मैं अपने साथ में भी इनजस्टिस नहीं होने दूंगी। सो इट्स दैट फॉर मी टुडे। मुझे लगता है कि वो जो 8वीं क्लास की बच्ची थी, 12 साल की बच्ची, उसने अपने हाथों से किसी औरत को होप दी और हेल्प करी, तो शायद उसी दिन से आपकी हैंड ऑफ होप फाउंडेशन का आगाज हो गया था। वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट। इनसे अगला सवाल आपकी फिल्म से जुड़ा हुआ है, जिस फिल्म ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े मुद्दे के लिए एक शुरुआत करी कि इस पे सोचो लोगों। आपकी फिल्म कैंडीमैन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, और अवेयरनेस क्रिएट करने में आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और ऑडियो विजुअल मीडियम ने क्या रोल प्ले किया? सो कैंडीमैन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म थी, एंड इसलिए भी थी क्योंकि मेरे लिए वो कथारसिस था, जो मेरे अंदर एक कुछ तो था जो बहुत बाहर निकलने पर उतावला हो रहा था, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड क्या था वो। लेकिन जब मैंने वो फिल्म बनाई और जब मैं वो स्क्रिप्ट लिखने लगी थी, मैं उसको एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव से देख रही थी, ठीक है, मेरी प्रोटैगनिस्ट भी एक लड़की ही थी। लेकिन हुआ ये कि उस दौरान जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी, मैं बहुत सारे मर्दों से मिली जो सेक्सुअली अब्यूज हुए थे, और तब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने प्रोटैगनिस्ट को एक मेल बताऊं, क्योंकि somebody has to talk about boys being sexually abused also, एंड मेरे अंदर कुछ बदला, उस दिन शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैं ये मानती थी कि
सारे ही आदमी खराब है, सारे मर्द खराब है, और मेन औरतों को हर्ट करते हैं। बट उस टाइम एक रियलाइजेशन हुआ कि मेन को भी हर्ट करते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ चेंज माय परसेप्शन। और मैंने फिर वो कैंडीमैन, द कैंडीमैन फिल्म बनाई। और वो फिल्म मेरे लिए कथारसिस ही नहीं था, वो फिल्म एक्चुअली सेट स्टेज फॉर एवरीथिंग एल्स दैट आई एम डूइंग एंड आई डिड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। क्योंकि उस वक्त जब फिल्म रिलीज हुई, मुझे बहुत लोगों ने बहुत सराहा, अवार्ड्स भी मिले, बहुत सारे ईमेल्स आए मुझे मर्दों से, एंड मेन वर थैंकिंग मी कि थैंक यू सो मच कि किसी ने हमारे बारे में सोचा और हमारे बारे में फिल्म बनाई। बिकॉज हाँ, हम लोग के साथ में हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है हमारे साथ। सो आफ्टर सीइंग दैट कि ऑन द ग्राउंड, ये तो एक कैरेक्टर फिल्म में था, लेकिन ऑन द ग्राउंड इतने सारे सर्वाइवर्स है जो आज भी अपने आप से जूझ रहे हैं, and they want to do something, they don't know how to heal, they are अपने relationships affect हुए हैं, relationships with the world affect हुए हैं, career affect हुआ है, trust issues है, there's so much because of that one episode. So I said, why not do something on the ground? Okay. And मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। फिर मेरी सेकेंड फिल्म बनी कॉकटेल, जो निर्भया गैंग रेप के टाइम पर मैंने बनाया था। एंड उस दौरान निर्भया गैंग रेप हुआ, मेरी फिल्म रिलीज हुई, अगेन दैट वाज अ फिल्म दैट वन मेनी अवार्ड्स। एंड जब मैं दिल्ली पहुंची स्क्रीनिंग करने के लिए, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई, नाउ आई हैव टू मैरी माय पैशन फॉर फिल्म्स एंड माय पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग विथ रियल लाइफ स्टोरी टेलिंग। सो दैट्स व्हेन हैंड्स ऑफ होप वाज बॉर्न। एंड मैंने जो मेरी स्टोरी टेलिंग का जो ये कीड़ा है मेरे अंदर बचपन से, मैंने उसको अपने सोशल वर्क के पैशन में डाल दिया। और मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ आज कि 5 साल में हमारे एनजीओ ने इतने सारे कैंपेन्स किए, क्रिएटिव कैंपेन्स, जो किसी ने कभी पहले किया ही नहीं था। वेदर इट्स एन आर्ट इंस्टॉलेशन ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, या फिर वो मेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का कैंपेन जो एक लेजिस्लेशन को अमेंड किया, या फिर ये लॉकडाउन कैंपेन, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो आई एम वेरी हैप्पी कि स्टोरी टेलिंग और विजुअल मीडियम के थ्रू से मैंने काफी कुछ किया जो इम्पैक्टफुल रहा है ऑन द ग्राउंड, बिकॉज बॉटम लाइन इज हम लोग सारे ही स्टोरीज है। आप भी स्टोरी हूँ, मैं भी स्टोरी हूँ, हम लोग कंटेनर्स है स्टोरी के। जो भी आज ये देख रहा है शो, सबके अंदर स्टोरी है, वो बस निकल नहीं रहा है बाहर, आउटलेट नहीं मिल रहा है। तो थ्रू माय एनजीओ हम लोग वो आउटलेट प्रोवाइड करते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं। एंड अभी फिलहाल एज वी स्पीक 16 दिन का एक कैंपेन चल रहा है कॉल्ड द पोइट्री प्रोजेक्ट, जिसमें 16 पोएट्स मिलके एंड मेरी भी पोइट्री है उसमें। हम लोग सब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ पोइट्री, बिकॉज पोइट्री इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। एंड मैं खुद शेर व शायरी में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं लिखती भी हूँ। तो मैंने ये कैंपेन रन किया है, और ये December 10th विच इज ह्यूमन राइट्स डे, उस दिन खत्म हो रहा है। एंड ब्यूटिफुल पोइट्रीज आपको डेफिनेटली प्लीज देखिए आप, अगर आपने नहीं देखा है अब तक, बिकॉज कुछ सर्वाइवर्स भी है जिन्होंने ये वीडियोस बनाए, एंड कुछ जस्ट मेरे फ्रेंड्स है इंडस्ट्री के। एंड आई हैव टू से दिस आउट लाउड के आई हैव बीन लकी सहर, बॉलीवुड ने मेरा बहुत साथ दिया है, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, they have given me a lot of support. बहुत सारे मेरे कैंपेन्स में उन्होंने साथ दिया है, ये लॉकडाउन कैंपेन में, उसके पहले भी। एंड आई थिंक उनकी वजह से बहुत सक्सेसफुल रहा है कैंपेन, बिकॉज मैं अकेले, आई मीन nobody knows me, who the hell cares who's INSEA, right? I mean, हाँ ठीक है, बोलती है, एक्टिविस्ट है, जो भी है, फिल्म मेकर है, whatever, बट अगर एक काल्की आके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करती है, या सुशांत सिंह, या संजय मृदुल, it makes a difference. So I'm very blessed and thankful to these people for believing in me and my cause, and I hope कि ऐसे ही साथ मिलते रहे, और कारवा
बनता बढ़ते रहे, रहे। बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। इसी के साथ इंसिया, एक बात जो आप जाते जाते हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगी? कितना तो बोल दिया मैंने बट फिर भी वो तो एक आखिरी मैसेज, कुछ अपने दिल की बात जो बच गई हो, जो आप कहना चाहती हो। दिल की बात तो कभी खत्म नहीं होगी, बट एक चीज एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक एक तोहफा है एक्चुअली। हमारा रोज का जो एक दिन होता है वो ब्लेसिंग है, ऊपर वाले ने हमको ब्लेस किया है। आज के दौर में जहाँ पर लाइफ इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि हमको पता नहीं कि आज हम बचने वाले हैं या नहीं। वी आर इन अ वेरी स्कैरी सिचुएशन। तो ऐसे वक्त पर बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को रोज ये बोले कि आई एम द बेस्ट, माई लाइफ इज द बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड। और वो 24 आवर्स जो मिलते हैं, वी शुड ट्रीट इट लाइक अ गिफ्ट। तो 24 आवर्स में 24 टाइम्स वो पैकेज को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है ऐसा जो मैं उसको अप्रिशिएट कर सकूं, और अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके लिए काम आ सकूं। बिकॉज मैं बहुत मानती हूँ इस बात को, और एक बहुत ही पुराना गाना भी है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल, दिल ए दिल जमाने तू जी जमाने के लिए। के लिए। तो बट जमाने के लिए जीते जीते अपने लिए भी जीना जरूरी है। जीना भूल जरूरी है, लोग भूल जाते या हैं अक्सर जमाने के साथ लेट्स जीते लेट्स जीते। लेट्स नॉट मीन्स दैट। आई एम वेरी क्लियर कि मैं या जो भी कर रही हूँ मैं दुनिया के लिए कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे खुशी दे रही इसलिए कर रही हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट मी, एट द एंड ऑफ द डे मुझे खुशी मिल रही इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को प्यार दो, लव योर सेल्फ। आई थिंक मैं कुछ करने वाली हूँ, आप भी कीजिए, अपने आप को हग दे दीजिए एक, बिकॉज we never hug ourselves. Just hug, just एक्चुअली hug वी yourself. नेवर, वी फेल टू Yeah, डू दैट, never वी फेल टू डू दैट। hug yourself and say that I love you. I say every day in the morning I hug myself and I say, Insi, I love you. And I इट्स think सो ब्यूटीफुल। yeah, it really changes my day actually. So yeah, that's all I want to say. थैंक यू सो मच इंसिया। आपने बोला कि आपका जो पोइट्री प्रोजेक्ट है जिससे आप बहुत एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो जाते जाते मैं एक पोयम कहना चाहूंगी, जो कुछ इस Yes. तरह है। A strong woman works out every day to keep her body in shape, but a woman of strength builds relationships to keep her soul in shape. A strong woman isn't afraid of anything, but a woman of strength shows courage in the midst of a fear. A strong woman won't let anyone get the best of her, but a woman of strength gives the best of herself to everyone. A strong woman makes mistakes and avoids the same in the future. A woman of strength realizes life's mistake can also be unexpected blessings and capitalizes on them. A strong woman wears a look of confidence on her face, but a woman of strength wears grace. A Nice. strong woman has faith that she is strong enough for the journey, but a woman of strength has faith that it is the journey that she will become strong. दिस पोएम इज बाय लविंडा हैरिस, एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी थी आज बोलनी। काफ़ी Thank you. बातें हुई हैं इसके इर्द गिर्द, और यू आर अ ग्रेट वुमन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड Thank व्हाट you. यू हैव डन फॉर द सोसाइटी। आप जो छोड़ के जाएंगी अपनी लेगेसी, मुझे लगता है कि अरे लोग यार, जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। वही है, बस वही है। ख्वाहिश इतनी सी ही है कि जब मैं जाऊं, जब मैं एग्जिट करूं, जब मेरी सफर, मेरी जिंदगी का जब वो लास्ट सफर हो, ट्रेन में ही जाऊं मैं, एंड जब मैं जाऊं तो लोग एटलीस्ट ये तो बोल सके कि ये लड़की ने कुछ तो किया दुनिया के लिए, दुनिया को चेंज करने के लिए। सो फॉर द गुड ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया इंसिया, नर्चर लाइफ प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, और थैंक यू, बहुत थैंक यू सो खूबसूरत मच। बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। जिन बातों पे पूरा जमाना चुप्पी धरता है, उन बातों पे आज हम लोगों ने अपफ्रंट होकर चर्चा करी है। आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इंसिया। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच। सहर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। बाय। थैंक यू। तो हम शुक्रगुजार हैं हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स के, जो कि हैं हालात लखनऊ, करंट मीडिया न्यूज,
वुमेन शाइन मैगजीन, लखनऊ पल्स, वेलनेस सेंटर। आप सबसे इजाजत लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक खास नए मेहमान के साथ। अलविदा दोस्तों।